सो हे गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल यार, दैट इज़ अकेडमिक्स नीट। तो यार आज हम स्टार्ट कर रहे हैं अपना यूनिट एंड डायमेंशंस का लेक्चर नंबर 1, जिसके अंदर हम इस चैप्टर की इंट्रोडक्शन के बारे में पढ़ेंगे। गेटिंग माई पॉइंट। एंड एक बात और यार, कि एक नया कोर्स है जिसके अंदर हम कह रहे हैं कि ये एक फास्ट ट्रैक कोर्स है। तो बहुत से बच्चों के मन में डाउट रहता है कि सर अगर ये फास्ट ट्रैक कोर्स है तो क्या भैया हमको आप आधी चीज़ें कराओगे, जो चीज़ें आप एक्चुअली में इम्पोर्टेंट नहीं है, क्या उन्हें भी आप करवाओगे? मतलब ये कोर्स किस तरीके से डिज़ाइन हुआ है, किस तरीके से चलेगा? तो देखो यार, अगर मैं आपको इस कोर्स के फीचर्स के बारे में बताऊं तो पहला फीचर यार ये होगा कि हम सबसे पहली चीज़ कि रेलेवेंट टॉपिक्स के ऊपर बहुत ज़्यादा ध्यान देंगे एंड बहुत सारे क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करेंगे। ये हो गई पहली चीज़। दूसरी चीज़, जो टॉपिक्स यार थोड़े से कम इम्पॉर्टेंट है लेकिन एक ना एक बार या एक या दो बार ही सिर्फ नीट में आए हैं, उन टॉपिक्स को भी हम प्रॉपर तरीके से प्रैक्टिस करेंगे। तीसरी चीज़ ये कि जो टॉपिक्स बिल्कुल ही मतलब आपको लगता है कि बिल्कुल ही इररेलेवेंट है, कि नीट के पेपर में नहीं आ सकते वो क्वेश्चंस, वो टॉपिक्स, तो यार उन क्वेश्चंस को, उन टॉपिक्स को हम ट्राई करेंगे कि इस लेक्चर के अंदर हम उनको इग्नोर करें। चौथी चीज़ यार, कि हम डेरिवेशंस को भी इग्नोर करेंगे, क्योंकि यार ये आपके बोर्ड के लिए नहीं बनाए गए हैं कोर्सेस, ये आपके यार नीट के लिए ही डिज़ाइन कर रहा हूँ मैं। एंड इसीलिए मैं सिर्फ वही डेरिवेशंस आपको कराऊंगा जो एक्चुअली में आपके सिलेबस के लिए रेलेवेंट है। हम फालतू के फॉर्मूलेस को डिराइव नहीं करेंगे, ठीक है? तो कुछ फैक्ट्स होंगे जो आपको याद ही रखने पड़ेंगे। आ रही है बात समझ में, है ना? तो याद रखना, ये एक फास्ट ट्रैक कोर्स है यार, इट इज़ नॉट अ क्रैश कोर्स। तो मैं यहाँ पे क्रैश कोर्स की तरह नहीं पढ़ाऊंगा कि कोई भी टॉपिक उड़ा दिया, है ना, या फिर कोई भी इंपॉर्टेंट टॉपिक जो कि टफ है उसको कम टाइम में निपटा के आगे बढ़ गए, नहीं। अच्छा, एक चीज़ और देखो, मैं आपको बताऊँ, जो मैंने क्वेश्चंस इस टॉपिक के अंदर उठाए हैं, और एक्चुअली सिर्फ इसी टॉपिक में नहीं, इस बैच के अंदर मैं जितने भी क्वेश्चंस उठाऊंगा यार, वो या तो किसी ना किसी एग्जाम में आए हुए क्वेश्चंस होंगे, या फिर हम ट्राई करेंगे कि हम उन क्वेश्चंस को किसी टेस्ट सीरीज में से उठा रहे हों। अब सर इसका क्या रीज़न है? देखो, इसका रीज़न ये है क्योंकि कभी कभी क्या होता है ना, हमको लगता है कि सर हमने कुछ क्वेश्चंस प्रैक्टिस करे हैं जो आपने करवाए हैं, लेकिन हम जब पेपर में जाते हैं तो वहाँ पे ऐसा लगता है कि यार ऐसा क्वेश्चन हमने सॉल्व ही नहीं किया, है ना? तो आपको क्वेश्चंस की लैंग्वेज पता होनी चाहिए कि पेपर में कैसे पूछी जाती है। तो इसीलिए मैंने कोशिश ये करी है कि जो भी क्वेश्चंस उठाऊं वो रेलेवेंट पेपर्स में से ही उठाऊं, जैसे कि जेई मेंस हो गया, ठीक है, और भी बहुत सारे पेपर्स हैं जो पुराने पीएमटी के पेपर होते थे, है ना, नीट के जितने क्वेश्चंस हैं। तो हम मैक्सिमम क्वेश्चंस यहाँ पे कवर करने की कोशिश करेंगे। तो आई थिंक यार हमने बहुत बातें कर ली एंड इट्स टाइम कि अब हम स्टार्ट करें कोर्स को, है ना? तो यार आज के लेक्चर में हम सबसे पहले क्या पढ़ेंगे? हम पढ़ेंगे अबाउट डायमेंशंस, है ना? इसका इंट्रोडक्शन लेंगे कि यूनिट्स क्या होती हैं, डायमेंशंस क्या होती हैं, और उससे भी पहले हम पढ़ेंगे कि फिजिकल क्वांटिटी क्या होती है। ठीक, तो स्टार्ट करते हैं यार। देखो, सबसे पहला टॉपिक जो आपके पास आता है दैट इज फिजिकल क्वांटिटी, कि एक फिजिकल क्वांटिटी क्या होती है। देखो, अगर आसान भाषा में कहूँ तो यार कोई भी ऐसी क्वांटिटी जिसको आप किसी भी इंस्ट्रूमेंट की मदद से मेजर कर सकते हैं। अगर आप उसको मेजर कर पा रहे हैं तो बहुत हाई चांसेस हैं कि आप उसको एक फिजिकल क्वांटिटी बोल देंगे। गेटिंग माई पॉइंट, है ना? अच्छा, एक चीज़ और, कि क्या सर सिर्फ यही कंडीशन है कि वो कुछ इंस्ट्रूमेंट की हेल्प से मेजर होनी चाहिए? नहीं। देखो, मेजर हो रही है, अच्छी बात है, हम उसको फिजिकल क्वांटिटी कह देंगे, लेकिन अगर हम उस फिजिकल क्वांटिटी से फिजिक्स के लॉज को भी डिफाइन कर रहे हैं तो यार चार चांद लग जाएंगे उस फिजिकल क्वांटिटी पे। ऐसा मैंने क्यों बोला? ऐसा मैंने इसलिए बोला यार क्योंकि देखो, हम जितनी भी फिजिकल क्वांटिटीज को डिफाइन कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं, क्या रीजन है उन सब का? उन सब का रीजन यही है यार, जिससे हम एट द एंड लॉस को डिफाइन कर सके, कुछ स्टेटमेंट निकाल सके, कुछ नेचुरल फिनोमिना जो हमारे आसपास हो रहा है उसको डिफाइन कर सके। तो हम जितनी भी फिजिकल क्वांटिटीज बनाते हैं उसका पर्पस क्या होता है कि वो हमारी टॉपिक को, हमारे सब्जेक्ट को पढ़ने में हमारी हेल्प करेगा। आ रही है बात समझ में? एग्जाम्पल लेते हैं। एग्जाम्पल देखो, मेरे पास ये पेंसिल है, ठीक,
अब मैं क्या कर सकता हूँ, स्केल से इसको मेजर कर सकता हूँ, राइट। मान लेते हैं पेंसिल जो है, लेट से ये कितनी है, 15 सेंटीमीटर की पेंसिल है। कितने सेंटीमीटर की है, 15 सेंटीमीटर की। अब मुझे एक बात बताओ यार, जब मैंने बोला कि ये पेंसिल 15 सेंटीमीटर की है, क्योंकि मैंने इसको किसी इंस्ट्रूमेंट, कौन सा इंस्ट्रूमेंट यूज किया मैंने, स्केल। स्केल एक इंस्ट्रूमेंट है जो कि लेंथ को मेजर करने में क्या करता है, हेल्प करता है। आ रही है बात समझ में। तो लेंथ क्या हो गई, एक फिजिकल क्वांटिटी हो गई, पहली चीज। दूसरी चीज यार, अगर आप ध्यान से देखो तो मैंने लेंथ को लिखा है 15 सेंटीमीटर। तो एक फिजिकल क्वांटिटी के पास मैंने दो दो चीजें डिफाइन करी हैं। क्या क्या, एक तो एक न्यूमेरिकल वैल्यू डिफाइन करी है और उसकी एक यूनिट डिफाइन करी है। तो जनरली फिजिकल क्वांटिटी के पास दो चीजें होती हैं। पहला, उसकी एक न्यूमेरिकल वैल्यू एंड दूसरा एक यूनिट। इतनी बात समझ में आई। आप सिर्फ लेंथ ही क्यों यार, आप कोई भी फिजिकल क्वांटिटी उठा के देख लो। बचपने में जब आप क्लास 9th 10th में थे, तब आपने बहुत सारी यूनिट्स पढ़ी हैं, है ना। जिसमें से एक आपने पढ़ी होगी इलेक्ट्रिक करंट। तो मान लो एक वायर है, लेट्स से इट्स अ वायर, एंड इस वायर में बह रहा है मान लो 10 एम्पियर का करंट। एक बात बताओ, क्या इस फिजिकल क्वांटिटी के पास भी एक न्यूमेरिकल वैल्यू है? बिल्कुल सर, एन की जगह पे आप 10 बोल सकते हो, और यूनिट क्या है, एम्पियर। इतनी बात समझ में आई क्या बोला मैंने? हर एक फिजिकल क्वांटिटी के पास दो चीजें होंगी। पहला, उसकी न्यूमेरिकल वैल्यू एंड दूसरा उसकी यूनिट। तो याद रखना, कोई भी फिजिकल क्वांटिटी एक न्यूमेरिकल वैल्यू और एक यूनिट से मिलके बनती है, ठीक है। वैसे मैं आपको एक बात और बता देता हूं यार, कि देखो कभी कभी एक तीसरा फैक्टर भी है जो हमको काम में लेना पड़ता है, एंड वो जो थर्ड फैक्टर है उसका नाम होता है डायरेक्शन। अब इसके बेसिस पे भी आपने पढ़ा होगा यार बचपन में, हम दो पार्ट्स में क्वांटिटीज को डिवाइड करते हैं। पहला होता है स्केलर एंड अनदर वन इज दी वेक्टर। अब वो वाला टॉपिक यार हम वेक्टर्स वाले चैप्टर में कवर करेंगे, तो इसीलिए डायरेक्शन को यहां पे हम मद्देनजर नहीं रख रहे। क्लियर हो रही है मेरी बात? आ जाओ आगे बढ़ जाते हैं। अब हमने फिजिकल क्वांटिटीज पढ़ ली, अब हम क्या पढ़ेंगे कि फिजिकल क्वांटिटीज को किस तरीके से क्लासिफाई किया गया है। आ रही है बात समझ में? सो राइट नाउ वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट द क्लासिफिकेशन ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज ऑन द बेसिस ऑफ देयर डिपेंडेंसी। अब सर डिपेंडेंसी के बेसिस पे मतलब, बिल्कुल अभी आपको समझ में आएगा, थोड़ा सा टाइम दो मुझको। देखो सब भूल जाओ, और जो क्वेश्चन मैं आपसे पूछ रहा हूं सिर्फ उसका आंसर मुझको देना, ठीक है। एक सेकेंड बस। हाँ चलो आ जाओ। देखो मुझको एक बात बताओ, जब किसी ने मैथ्स बनाई होगी सबसे पहली बार, राइट, तो मैथ्स को पढ़ते समय क्या क्या चीजों को सबसे पहले डिफाइन करा गया होगा कि इन क्वांटिटीज के बिना तो आप मैथ्स को पढ़ ही नहीं सकते? बताओ सोचो। बिल्कुल सर, ऑब्वियसली इसका आंसर है नंबर्स। बिल्कुल यार, अगर नंबर्स ही नहीं होंगे तो आप मैथ्स क्या पढ़ोगे, क्या डिफाइन करोगे आप मैथ्स के अंदर? बिल्कुल, तो सबसे पहली चीज जब मैथ्स पढ़ी होगी किसी इंसान ने, तो उसको डिफाइन करने के लिए, उसको फर्दर स्टडी करने के लिए सबसे पहले क्या बनाए गए हैं, नंबर्स बनाए गए हैं। और उसमें भी वो नंबर्स जिनके बिना कुछ भी पॉसिबल नहीं है। वो कौन कौन से नंबर्स हैं? एक तो 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। अगर आप ये देखोगे तो ये टोटल होंगे 10 नंबर्स, राइट। इन 10 नंबर्स के बिना आप मैथ्स को नहीं बना सकते। सर बाकी नंबर्स का क्या? देखो बाकी नंबर्स इन्हीं नंबर्स से बने हैं, है ना। आप चेक कर सकते हो, 10 ले लो, 100 ले लो, 1002 ले लो, 17 ले लो, कोई भी नंबर ले लो। देखो 10 1 और 0 से बना है, 100 1 0 से बना है, 1002 1 0 2 से बना है, 17 1 और 7 से बना है। तो कहीं ना कहीं यार आपको बातें समझ में आ रही हैं कि मैं कहना क्या चाहता हूं? देखो ये वो नंबर्स हैं जिनके बिना आप बाकी नंबर्स को भी नहीं बना सकते। गेटिंग माय पॉइंट? ये बेसिक नंबर्स हैं, ये बेस नंबर्स हैं। इन नंबर्स से ही बाकी सारे नंबर्स की फॉर्मेशन हुई है। बहुत इजीली क्लियर हो रहा होगा आई होप आपको, राइट। तो इन नंबर्स को मैं क्या कह दूंगा, बेसिक नंबर्स, बेस नंबर्स कह दूंगा, फंडामेंटल नंबर्स कह दूंगा।
गेटिंग माई पॉइंट, है ना? तो ये नंबर्स कौन से नंबर्स हैं? बेसिक नंबर्स हैं, बेस नंबर्स हैं, फंडामेंटल नंबर्स हैं। और क्योंकि ये वाले जो नंबर्स हैं ये इन फंडामेंटल नंबर्स से मिलकर ही बने हैं। ये कहां से डिराइव हुए हैं? ये डिराइव हुए हैं फंडामेंटल नंबर्स से। तो इसीलिए मैंने इन नंबर्स को क्या बोल दिया? डिराइव्ड नंबर्स। क्यों बोला मैंने डिराइव्ड नंबर्स? क्योंकि ये डिराइव्ड नंबर्स फंडामेंटल नंबर्स से ही मिलके बने हैं। आई बात समझ में? तो आई होप इजीली आपको क्लियर हो गया होगा। ठीक है, देखो ये वही वाली बात है कि आपने सबसे पहले जब इंग्लिश लैंग्वेज पढ़ी तो सबसे पहले ABCD पढ़ी। क्यों? बिकॉज जब तक आपको A से Z तक अल्फाबेट्स याद ही नहीं होंगे तो आप क्या वर्ड फॉर्मेशन सीखोगे? तो सबसे पहले बेसिक चीज दैट इज ABCD, राइट? उसके बाद आप उन ABCD का, उन अल्फाबेट्स का इस्तेमाल करके वर्ड फॉर्मेशन सीखोगे। आ रही है बात समझ में, है ना? तो सिमिलरली यार फिजिक्स में भी एक बात बताओ, कितनी क्वांटिटी डिफाइन कर लोगे? अब आपको कोई भी फिजिकल क्वांटिटी डिफाइन करनी है तो आप हर एक क्वांटिटी को तो नया नाम नहीं दे सकते ना। तो आपको क्या करना पड़ेगा? आपको सबसे पहले कुछ ऐसी क्वांटिटीज को डिफाइन करना पड़ेगा जो कि अपने आप में क्या है? सेल्फ सफिशिएंट है। उनको अपने आप को डिफाइन करने के लिए किसी और यूनिट की मदद नहीं चाहिए। तो आपने जब फिजिक्स को इंटेंसिवली पढ़ा तो आपके पास टोटल सेवन फिजिकल क्वांटिटीज ऐसी आई जिनको आपने बोला फंडामेंटल या फिर बेस क्वांटिटी। और सर बाकी क्वांटिटीज का क्या? देखो बाकी जितनी भी फिजिकल क्वांटिटीज हैं वो सब इन फंडामेंटल और बेस क्वांटिटीज से ही आप क्या करेंगे? डिराइव करेंगे। ये वही वाली बात है कि सबसे पहले आपने ABCD सीखी जो कि कितने अल्फाबेट्स होते हैं? 26 अल्फाबेट्स होते हैं। उसके बाद आपने इन्हीं 26 अल्फाबेट्स का यूज किया एंड वर्ड फॉर्मेशन सीखी। आई बात समझ में? वैसे ही सबसे पहले आपने 7 फिजिकल क्वांटिटीज को या फिर बेस क्वांटिटीज को डिफाइन किया एंड उसके बाद इन्हीं क्वांटिटीज का इस्तेमाल करके आपने डिराइव्ड क्वांटिटीज को डिफाइन किया। तो याद रखना यार, फंडामेंटल या फिर बेस क्वांटिटीज वो क्वांटिटीज होती हैं जो कि किसी और यूनिट पे अपने आप को डिफाइन करने के लिए डिपेंडेंट नहीं होती। ये खुद में ही सेल्फ सफिशिएंट होती हैं। अब कौन कौन सी 7 यूनिट्स हैं? देखो सबसे पहली यूनिट होती है यार हमारी लेंथ। ठीक है, लेंथ को आप किस में नापते हैं भाई? मीटर में। याद रखना यहां पे हम सिर्फ SI सिस्टम की बात करेंगे। ठीक है, वरना लेंथ को तो आप पता नहीं किस किस में नाप सकते हो। कोई लेंथ को मीटर में नाप देगा, सेंटीमीटर में, डेसीमीटर में, बहुत सारे तरीके हैं लेंथ को नापने के भी। लेकिन हम यहाँ पे सिर्फ पर्टिकुलरली बात करेंगे SI यूनिट की। ठीक है, और मीटर का सिंबल होता है यार स्मॉल m। सिमिलरली नेक्स्ट जो आती है हमारे पास दैट इज मास। मास भी एक फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी है जिसकी SI यूनिट होती है किलोग्राम एंड सिंबल होता है kg। नेक्स्ट हमारे पास आता है टाइम। टाइम की SI यूनिट होती है सेकेंड एंड इसका सिंबल होता है स्मॉल s। देन हमारे पास आती है टेम्परेचर जिसकी SI यूनिट होती है केल्विन एंड सिंबल होता है कैपिटल K। देन इलेक्ट्रिक करंट, इसकी SI यूनिट एम्पियर, सिंबल कैपिटल A। ल्यूमिनस इंटेंसिटी, इसकी SI यूनिट होती है कैंडेला और सिंबल होता है कैपिटल C स्मॉल d। है ना? अब ये थोड़ा सा कैपिटल C लग नहीं रहा है तो इसको बना देते हैं यार कैपिटल C स्मॉल d। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास आती है लास्ट फिजिकल क्वांटिटी जो कि फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी है जिसका नाम है अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। है ना? एंड अमाउंट ऑफ सब्सटेंस जो है उसकी SI यूनिट होती है मोल और उसका सिंबल होता है MOL, मोल। क्लियर? तो आई होप यार आपको फंडामेंटल क्वांटिटीज समझ में आ गई होंगी कि क्या होता है। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे यार डिराइव्ड क्वांटिटी। देखो डिराइव्ड क्वांटिटीज अभी बताया वो क्वांटिटीज होती हैं जो कि अपने आप को एक्सप्रेस करती हैं लेकिन विद द हेल्प ऑफ फंडामेंटल क्वांटिटीज। आ रही है बात समझ में? जो कि खुद में सेल्फ सफिशिएंट नहीं है अपने आप को डिफाइन करने के लिए, उनको फंडामेंटल क्वांटिटीज की जरूरत पड़ती है। सर एक बार एग्जाम्पल दे दो तो मजा आ जाएगा। बिल्कुल यार, मैं आपको एग्जाम्पल देता हूं। देखो यहीं पे एग्जाम्पल लिखे हैं 3, तो जिसमें से एक एग्जाम्पल लिखा है स्पीड। अब स्पीड क्या होता है? पूरी दुनिया जानती है यार। स्पीड होता है डिस्टेंस
अपॉन में टाइम। सही कह रहा हूँ गलत कह रहा हूँ? बिल्कुल सही कह रहे हो सर। अब मुझे एक बात बताओ, डिस्टेंस एट द एंड है क्या? क्या डिस्टेंस एक लेंथ है? बिल्कुल सर। डिस्टेंस को डिफाइन ही कैसे करते हैं कि कितनी लेंथ आपने कवर करी, एक्चुअल लेंथ कितनी कवर करी आपने जब आपने स्टार्ट किया था और जहां पे आपने एंड किया है। तो डिस्टेंस क्या है? एक लेंथ है। और लेंथ क्या है? लेंथ एक फंडामेंटल क्वांटिटी है। क्लियर? सिमिलरली यार, अपॉन में क्या आ रहा है? टाइम। अब टाइम भी क्या है सर? टाइम भी एक फंडामेंटल क्वांटिटी है। तो एक बात बताओ, स्पीड ने अपने आप को किस किस टर्म में डिफाइन किया? एक तो लेंथ में और एक टाइम में अपने आप को डिफाइन करवाया। सिमिलरली एक्सेलरेशन एंड फोर्स भी है, और मैं आपको दिखा भी देता हूं, प्रूफ भी कर देता हूं। देखो एक्सेलरेशन, ठीक है, एक्सेलरेशन का फॉर्मूला बता सकते हो? बताओ। पता होगा यार आपको, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन में चेंज इन टाइम होता है। नहीं भी पता तो आप जब मोशन इन वन डायमेंशन पढ़ोगे तो हम वहां पे इसको अच्छे तरीके से कवर करने वाले हैं। ठीक है। अब सर वेलोसिटी, देखो वेलोसिटी वैसे ही होता है जैसे स्पीड था डिस्टेंस अपॉन में टाइम, वेलोसिटी होता है डिस्प्लेसमेंट अपॉन में टाइम। तो अब एक बात बताओ, एक्सेलरेशन में सबसे पहले आता है डेल्टा वी। वी को देखो अगर आप, तो वो तो खुद डिस्प्लेसमेंट और टाइम पे डिपेंड कर रहा है। डिस्प्लेसमेंट भी क्या है भाई? डिस्प्लेसमेंट भी एक लेंथ है, और लेंथ क्या थी? एक फंडामेंटल क्वांटिटी थी। सिमिलरली यार, वेलोसिटी डिपेंड कर रही है टाइम पे। टाइम भी क्या है? एक फंडामेंटल क्वांटिटी है। तो वेलोसिटी जो है वो दोनों फंडामेंटल क्वांटिटीज पे डिफाइन कर रही है, और एक्सेलरेशन खुद वेलोसिटी पे डिफाइन करती है, और वेलोसिटी फंडामेंटल क्वांटिटी से डिफाइन हुई है। सिमिलरली ये टाइम है जिसको एक्सेलरेशन को डिफाइन करने के लिए चाहिए होता है हमें, एंड टाइम खुद एक क्या है? फंडामेंटल क्वांटिटी है। तो कहीं ना कहीं आप देखो, एक्सेलरेशन को आपने सबसे पहले एक्सपैंड किया, फिर उसके अंदर जितने भी टर्म्स थे उनको फर्दर एक्सपैंड किया, तो आपने एट द एंड क्या देखा? आपने देखा कि ये सब के सब किससे मिलके बने हुए हैं? फंडामेंटल क्वांटिटीज से मिलके बने हुए हैं। आ गई बात समझ में? तो यही मैं आपको समझा रहा था कि जो डिराइव्ड क्वांटिटीज होती हैं वो अपने आप को एक्सप्रेस तो करती हैं, लेकिन कैसे एक्सप्रेस करती हैं? इन टर्म्स ऑफ फंडामेंटल क्वांटिटीज। अब सिमिलरली यार, मैं चाहता हूं कि आप फोर्स का खुद पता लगाना। फोर्स का जो फॉर्मूला होता है वो मैं आपको लिख के बता रहा हूं। फोर्स इज इक्वल्स टू मास इनटू एक्सेलरेशन। अभी अभी बताया था मैंने आपको, मास भी एक क्या है? फंडामेंटल क्वांटिटी, और एक्सेलरेशन मैं ऊपर प्रूव कर ही चुका हूं कि किससे मिलके बनी है? फंडामेंटल क्वांटिटीज से मिलके बनी है। आ गई बात समझ में? आगे बात करते हैं यार। देखो इसके बाद हमने अभी तक दो फिजिकल क्वांटिटीज पढ़ी हैं। पहली बताओ, फंडामेंटल या फिर बेस क्वांटिटीज। दूसरी क्या पढ़ी है हमने? दूसरी हमने पढ़ी है डिराइव्ड क्वांटिटीज। अब हम तीसरी पढ़ने जा रहे हैं जिसका नाम होता है सप्लीमेंट्री फिजिकल क्वांटिटीज। अब सर इसकी क्या जरूरत पड़ गई, और ये होती क्या है? देखो, आपने सारी फिजिकल क्वांटिटीज डिफाइन कर दी फंडामेंटल और डिराइव्ड के अंदर, लेकिन फिर भी यार दो फिजिकल क्वांटिटीज ऐसी हैं जो बच जाती हैं, जिसमें से एक है प्लेन एंगल और एक है सॉलिड एंगल। याद रखना, एसआई सिस्टम ने दो सप्लीमेंट्री फिजिकल क्वांटिटीज को भी डिफाइन करा है, जिसमें से एक का नाम है प्लेन एंगल और एक का नाम है सॉलिड एंगल। अब ये एक सस्पेंस है अभी के लिए कि हमने इनको सप्लीमेंट्री फिजिकल क्वांटिटी क्यों बोला। ये हम थोड़ा सा बाद में पढ़ेंगे, या तो मैं आपको इसी लेक्चर में बता दूंगा एंड में, या फिर हम इसको नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। लेकिन ये मेरा प्रॉमिस है कि इनको सप्लीमेंट्री फिजिकल क्वांटिटी क्यों कहते हैं, ये हम नेक्स्ट लेक्चर या फिर अभी आने वाले समय में ही मैं आपको एक्सप्लेन जरूर करूंगा। क्लियर? तो प्लेन एंगल एंड सॉलिड एंगल क्या है? सप्लीमेंट्री फिजिकल क्वांटिटीज होती हैं। सर एक बार बता दो कि ये प्लेन एंगल और सॉलिड एंगल होता क्या है। देखो, वैसे तो आपके कहीं यूज में नहीं आना, लेकिन मैं फिर भी आपको एक छोटी सी एक्सप्लेनेशन दे देता हूं कि होता क्या है। देखो, मान लो आपके पास एक लाइन थी ओ ए। ठीक है, ओ ए आपके पास क्या थी? एक लाइन थी। आपने क्या किया? इस ओ ए को यहां से उठा के आप यहां तक ले गए, यहां ले गए। ठीक है, और आपने इसको नाम दे दिया ए डैश। तो एक बात बताओ यार, जब आप इस ए को उठाकर यहां लेके गए तो आपने कुछ एंगल कवर किया। इसी एंगल को आप कह देते हैं प्लेन एंगल। क्या कह देते हैं? प्लेन एंगल। समझ आई? इतना ही जानना है आपको कि प्लेन एंगल क्या होता है। नेक्स्ट हम
आपको बता देते हैं कि सॉलिड एंगल क्या होता है। देखो मान लो ये एक स्फीयर है। क्या है? स्फीयर। ठीक। अगर मैं स्फीयर को इमेजिन करूं तो एक कोन नजर आएगी मुझको, अगर मैं उसके सेंटर पॉइंट्स को ऐसे अटैच करवा दूं। सोच के बताओ। बिल्कुल सर, एक कोन नजर मुझको आने लग जाएगी। अब मुझे एक बात बताओ यार, थोड़ा सा इमेजिन वाला पार्ट है, ठीक है। अगर इस कोन के अंदर का एंगल मैं डिफाइन करूं तो क्या लगता है वो एंगल 3D होगा या फिर 2D होगा? सोच के देखो कि ये कोन है मेरे पास, ठीक है, ऐसे कोन है मेरे पास, तो उसका जो एंगल है ये वाला, ये कैसा एंगल होगा? ये एंगल होगा यार 3D। ऐसा एंगल दिखेगा आपको ये। तो याद रखना, इसी को कहते हैं हम सॉलिड एंगल। क्या कह देते हैं? सॉलिड एंगल, या फिर इसको हम कह देते हैं 3D वर्जन ऑफ एंगल। आ गई बात समझ में कि प्लेन एंगल क्या होता है एंड सॉलिड एंगल क्या होता है। सर ये क्या लिख दिया आपने? देखो एक रिलेशन है, ठीक है, रेडियन का एंड डिग्री सेल्सियस, सॉरी 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 डिग्री सेल्सियस नहीं, डिग्री का, ठीक है, डिग्री एंड रेडियन का ये रिलेशन मैंने दे रखा है। अब ये वैसे तो हम बेसिक मैथ्स में पढ़ते हैं एंड आई होप आपको पता भी होगा, नहीं भी पता तो हम इसको बेसिक मैथ्स में आगे जाके कवर करेंगे ही। ओके, तो आई होप आपको सप्लीमेंट्री फिजिकल क्वांटिटीज समझ में आ गया कि दो होती हैं, एक प्लेन एंगल और एक सॉलिड एंगल। क्लियर? अब इसके बाद यार जो मैं आपको पढ़ाने वाला हूं दैट इज सिस्टम ऑफ यूनिट्स। देखो अगर आप अपनी एनसीईआरटी खोलोगे ना तो वहां पे इसके बारे में बात करी गई है। अभी मैं आपको सबसे पहले तीन के बीच में कंपैरिजन कराऊंगा, एफपीएस, सीजीएस एंड एमकेएस के अंदर। एसआई सिस्टम को अभी आप भूल जाओ क्या लिखा है मैंने। सबसे पहली चीज यार, एफपीएस ने, सीजीएस और एमकेएस ने, तीनों ने क्या माना कि हम लेंथ को, मास को और टाइम को क्या मानेंगे? फंडामेंटल क्वांटिटीज मानेंगे। तीनों ने यही माना है, लेंथ को, मास को और टाइम को बोल दिया फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी। ठीक, तो सर एक बात बताओ, इन तीनों में फिर डिफरेंस ही कहां है? इन तीनों में फिर डिफरेंस कहां है? तो देखो यार, इन तीनों में डिफरेंस है इनकी यूनिट्स के अंदर। जब आपने एफपीएस की बात करी थी तो वहां पे आपने यूनिट्स क्या चूज करी? लेंथ की आपने चूज करी फुट, मास की चूज करी पाउंड एंड टाइम तो हमेशा सेकेंड ही रहा है, वो चेंज नहीं होगा। सीजीएस में आपने लेंथ की यूनिट को चूज किया है सेंटीमीटर, मास की यूनिट को यूज किया है ग्राम और टाइम की यूनिट को यूज किया है सेकेंड। एमकेएस के अंदर आपने लेंथ की यूनिट को यूज किया है मीटर, मास की किलोग्राम एंड टाइम की सेकेंड। आ गई बात समझ में कि एफपीएस, सीजीएस एंड एमकेएस के अंदर डिफरेंस कहां पे है, राइट? अब मैं बात करवाऊंगा आपसे एसआई की। देखो एक्चुअली हुआ क्या, एमकेएस जो था उसको काफी ज्यादा सक्सेस मिली, उसको लोगों ने एक्सेप्ट करना स्टार्ट किया, ठीक है। एक्चुअली लोगों ने नहीं, वर्ल्ड वाइड इसको एक्सेप्टेंस मिली, लेकिन इसके अंदर कुछ कमियां थी, ठीक है। तो इसको हमने मॉडिफाई कर दिया एसआई सिस्टम के अंदर। अब एसआई सिस्टम हमारे पास आया एंड हमने बोला कि एक मॉडिफिकेशन है एमकेएस सिस्टम की, है ना। जैसे एमकेएस के अंदर सिर्फ तीन फिजिकल क्वांटिटीज थी जिनको बोला गया था फंडामेंटल, कौन कौन सी? लेंथ, मास एंड टाइम। एसआई में उन्हीं तीन को बदल के क्या बोल दिया गया कि 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज हम मानेंगे। और इन 7 के नाम यार मैंने आपको जस्ट अभी अभी बताए हैं, मुझको बताओ पहली कौन सी थी? पहली थी लेंथ, दूसरी मास, तीसरी टाइम। ये तीनों सबको याद रहेंगी, लेंथ, मास, टाइम। चौथी मैंने आपको बताई थी टेम्परेचर। पांचवी मैंने आपको बताई थी अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, ठीक है। एक मैंने आपको बताई थी इलेक्ट्रिक करंट और एक मैंने आपको बताई थी ल्यूमिनस इंटेंसिटी। क्लियर है? ऑल डन। आगे बढ़ जाए। देखो इन्हीं 7 के नाम मैं आपको ऑलरेडी करवा चुका हूं। एसआई यूनिट में इनकी क्या क्या यूनिट्स हैं वो भी बताया था और कैसे कैसे सिंबल यूज करेंगे वो भी बताया था। क्लियर हो गया? आ जाओ नेक्स्ट पार्ट में मूव करते हैं। अभी हमने क्या पढ़ा था? अभी हमने पढ़ा था फिजिकल क्वांटिटीज के बारे में, जिसमें हमने 3 फिजिकल क्वांटिटीज पढ़ी थी। पहली फंडामेंटल, दूसरी हमने पढ़ी थी डेराइव्ड एंड तीसरी पढ़ी थी सप्लीमेंट्री। अब इन्हीं की कुछ यूनिट्स भी होंगी। देखो जैसे मैं आपको बताता हूं, हमने फंडामेंटल के अंदर एक क्या पढ़ा था? एक पढ़ी थी लेंथ, तो उसकी कोई यूनिट भी तो होगी। बिल्कुल सर, लेंथ यूनिट हमने पढ़ी थी मीटर। तो यही मैं आपको समझाना चाहता हूं यार कि जिस तरीके से आपने बोला कि लेंथ एक फिजिकल क्वांटिटी है, कौन सी वाली? फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी। सिमिलरली जो उसकी यूनिट है
उसको आप क्या नाम दे दोगे? फंडामेंटल यूनिट नाम दे दोगे। तो सिंपल सी बात, जितनी भी फंडामेंटल क्वांटिटीज हैं उनकी यूनिट्स को आप क्या बोल देंगे? फंडामेंटल या फिर बेस यूनिट्स। मतलब ये सब की सब क्या हैं? ये सब की सब हैं फंडामेंटल यूनिट्स या फिर बेस यूनिट्स। कौन कौन सी? मीटर, किलोग्राम, सेकेंड, केल्विन, एम्पियर, कैंडेला एंड मोल। डन। आ जाओ, इसके बाद बात करते हैं डिराइव्ड यूनिट्स की। देखो, वो फिजिकल क्वांटिटीज जो कि डिराइव्ड थी, अब उनकी भी तो कुछ यूनिट्स होंगी ना। एग्जाम्पल देखते हैं। देखो, एग्जाम्पल मैंने आपको बताया था स्पीड के बारे में। स्पीड को अगर आप ध्यान दो तो मैंने आपको बताया था कि ये एक डिराइव्ड क्वांटिटी है, फिजिकल क्वांटिटी है, राइट। अब स्पीड को आप डिफाइन करते हैं मीटर पर सेकंड के अंदर। तो मीटर पर सेकंड क्या हो गया? डिराइव्ड यूनिट हो गई। अब क्यों हुई डिराइव्ड यूनिट? साफ समझ में आ रहा है एक्सप्लेनेशन। क्योंकि मीटर और सेकंड दोनों ही कहां थी? फंडामेंटल यूनिट के अंदर। देखो, मीटर और सेकंड, तो वो फिजिकल क्वांटिटीज है ना, वो फिजिकल यूनिट्स जो कि फंडामेंटल यूनिट्स से मिलकर बनी है, उन्हें आपने क्या बोल रखा है? डिराइव्ड यूनिट्स। सिंपल। आ जाओ, आगे बढ़ जाते हैं। अब इसके बाद हम बात करते हैं सप्लीमेंट्री यूनिट्स के बारे में। देखो, मैंने आपको बताया था कि एसआई सिस्टम के अंदर दो सप्लीमेंट्री फिजिकल क्वांटिटीज को डिफाइन किया गया है, जिसमें से एक है प्लेन एंगल और दूसरा है सॉलिड एंगल। डन है, यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं है हमको, राइट। अब इनकी यार कुछ यूनिट्स भी तो होंगी। बिल्कुल सही बात है सर। तो देखो, प्लेन एंगल की जो यूनिट होती है वो होती है रेडियन। डिग्री भी होती है ना, आप बोलते हो ना 30 डिग्री, 45 डिग्री, बिल्कुल। लेकिन डिग्री यार इंडिया में बोलते हैं, और भी कुछ देशों में बोलते होंगे, लेकिन हमको क्या चाहिए? यूनिवर्सली एक्सेप्टेड। तो वो हो जाएगी हमारी रेडियन, जो हर कंट्री में एक्सेप्टेड है। सिमिलरली सॉलिड एंगल की हो जाएगी स्टीरिडियन। अब याद रखना यार एक चीज, कि ये वाला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो जाता है आपके लिए कि सॉलिड एंगल की यूनिट क्या है। तो इट इज स्टीरिडियन। ठीक है, बहुत सारे कोचिंग इंस्टीट्यूट्स के अंदर जो टेस्ट होते हैं उनके अंदर ही क्वेश्चन आ जाता है कि सॉलिड एंगल की यूनिट बताओ या फिर प्लेन एंगल की यूनिट बताओ। तो आपको याद रखनी पड़ेगी, एंड आई होप यार आप इसको याद भी रख लोगे। देखो, अभी भी एक सस्पेंस बना हुआ है कि इनको सप्लीमेंट्री यूनिट्स या फिर सप्लीमेंट्री फिजिकल क्वांटिटीज क्यों बोला, अभी भी नहीं बताया मैंने आपको, और शायद मैं इसको नेक्स्ट लेक्चर में ही बताऊंगा। लेकिन आपको मजा आएगा सुन के, तो थोड़ा सा वेट करो उस चीज के लिए, राइट। फिलहाल हम बात कर रहे हैं डायमेंशंस की, है ना। एक सेकंड रुक जाओ, पसीने आ गए। तो ठीक है, अब हम पढ़ रहे हैं डायमेंशंस के बारे में। अब डायमेंशंस क्या होती है? मुझको एक बात बताओगे, ध्यान से सुनना मेरी बात, ठीक है। ये जो मैंने डेफिनेशन लिख दी ना, तो पता नहीं क्या ही लिख दिया मैंने, भयंकर सी डेफिनेशन। कुछ समझ नहीं आएगा ना, मैं आपको एक्सप्लेन करने वाला अभी कि मैंने क्या लिखा है ये, ठीक है। इतनी अजीब सी डेफिनेशन कि डायमेंशंस आर द पावर्स टू विच द फंडामेंटल यूनिट्स आर रेज्ड इन ऑर्डर टू एक्सप्रेस द डिराइव्ड यूनिट ऑफ अ क्वांटिटी। क्या लिख दिया है मैंने? समझेंगे, बहुत आराम से समझेंगे, बट फिलहाल आप मेरी बात ध्यान से सुनना, ठीक। एक बात बताओ यार, अगर मैं बोलूं लेंथ की यूनिट बताओ, तो जरा बताना स्टार्ट करना, कौन कौन सी यूनिट्स आपको लेंथ की पता है? मीटर, मिलीमीटर, डेसीमीटर, सेंटीमीटर, ठीक है, बहुत सारी यूनिट्स आपको पता होंगी, राइट। पिकोमीटर हो गया, फेरीमीटर, है ना, फेरो, जो भी है, बहुत सारी यूनिट्स हमारे पास आ जाएंगी। लेकिन एक बात बताओ, अगर मैं चाहता हूं कि इसको यूनिवर्सली एक्सेप्ट किया जाए, तो मैं क्या करूंगा? मैंने एसआई सिस्टम पढ़ा। एसआई सिस्टम ने क्या कह दिया? एसआई सिस्टम ने कहा कि मीटर एक ऐसी यूनिट होगी लेंथ की जो कि यूनिवर्सली एक्सेप्टेड होगी। हम ऐसा कर क्यों रहे हैं? हम ये इसलिए कर रहे हैं ताकि कंफ्यूजन दूर हो सके। आ रही है बात समझ में? इस कंट्री में लेंथ का नाम मीटर, ठीक है, वहां पे अंडा पुंडा, ठीक है, ऐसे कुछ भी नाम आपने ले दिया, तो आपको समझ में आएगा? जब आप उस कंट्री में मान लो रिसर्च करने के लिए गए, तो आपको समझ ही नहीं आएगा अंडा पुंडा क्या है। आपको पता है मीटर क्या है, और इसीलिए एसआई सिस्टम ने इसको बनाया जिससे यूनिवर्सली चीजें क्या हो सके? एक्सेप्टेड हो सके, उनके नाम जो हैं वो रखे जा सके, और जो कि पूरे यूनिवर्स में सेम रहे। आ रही है बात समझ में? तो इस पॉइंट को मैं आगे यूज करूंगा, थोड़ा सा ध्यान रखना। फिलहाल ये क्या लिख दिया मैंने नहीं जानना मुझको, ठीक है। और ये डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होता है ये भी अभी हमको नहीं जानना। अभी मैं आपको एक छोटी सी चीज बताऊंगा सबसे पहले, कि आप जब डायमेंशनल फॉर्मूला लिखेंगे तो उसके अंदर यार आप क्या यूज करेंगे, ध्यान से सुनना।
देखो जब भी बात आएगी मास की, किसकी, मास की, तो आप मास के लिए हमेशा यूज करेंगे कैपिटल एम। ये क्यों किया गया है? क्योंकि देखो वही वाली बात है, यूनिवर्स में आप यहाँ एम यूज कर रहे हो, ठीक है, आप किसी दूसरी कंट्री में गए वहां पे आप इसके लिए एल यूज कर रहे हो, ठीक है, किसी कंट्री में गए वहां पे आप इसके लिए ए यूज कर रहे हो, तो इससे होगा क्या, कंफ्यूजन। तो एसआई सिस्टम ने क्या किया, फिक्स कर दिया कि अगर आप मास की बात कर रहे हैं तो आप उसके लिए यूज करेंगे कैपिटल एम, ठीक है। अगर आप लेंथ की बात कर रहे हैं तो उसके लिए आप यूज करेंगे कैपिटल एल। अगर आप टाइम की बात कर रहे हैं तो कैपिटल टी। टेम्परेचर की बात कर रहे हैं तो यहां से केल्विन का इन्होंने के उठा लिया, या फिर कभी कभी यार थीटा भी यूज कर देते हैं। तो ये वाली बात आपको क्या करनी पड़ेगी, याद रखनी पड़ेगी। उसके बाद यार करंट, करंट जो होता है इसको आप यूज करेंगे इसके लिए आई। अब कभी कभी एम्पियर का ए भी उठा लेते हैं, ठीक है, तो जनरली आप ए ही देखोगे, किसी किसी क्वेश्चन में आपको आई भी लिखा मिल जाएगा। ल्यूमिनस इंटेंसिटी के लिए आप यूज करेंगे सी, ठीक है। और सही बताऊं तो आपके सिलेबस में ऐसा कोई भी क्वेश्चन नहीं आएगा जहां पे ल्यूमिनस इंटेंसिटी का यूज हो रहा हो। एंड अमाउंट ऑफ सब्सटेंस के लिए आप क्या यूज करेंगे, मोल, ठीक है। तो ये सारी की सारी यूनिट्स क्या करी गई हैं, डिफाइन कर दी गई हैं। अब आप किसी भी शहर में, किसी भी स्टेट में, किसी भी राज्य में, किसी भी कंट्री में जाओ, आपको ये सारी चीजें सेम मिलेंगी टू अवॉइड कंफ्यूजन, ठीक है। ठीक है, वैसे लाइट चली गई बट कोई नहीं, ठीक है, इस लेक्चर को तो कंप्लीट करेंगे हम। इसके बाद यार जितनी भी आपने क्वांटिटीज लिखी है ना, जब भी आप डायमेंशनल फॉर्मूला लिख रहे हो तो इनको क्लोज करोगे अंडर ब्रैकेट्स। तो आ जाओ इनको ब्रैकेट्स में क्लोज कर देते हैं। इनको मैंने क्या किया, ब्रैकेट में क्लोज कर दिया, ठीक है। ब्रैकेट में क्लोज नहीं करोगे तो भाई दिक्कत है, क्योंकि लिखा गया है एज अ रूल, तो आपको उसको फॉलो करना पड़ेगा। क्लियर? तो ये कुछ तरीके यार, जब भी आप एक डायमेंशनल फॉर्मूला लिखेंगे तो आप इसी तरीके से लिखेंगे। अब देखो हम समझते हैं डायमेंशनल फॉर्मूला और ये डायमेंशंस होता क्या है, ठीक। हम स्टार्ट करते हैं यूजिंग स्पीड। स्पीड का फॉर्मूला सर डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टाइम, बिल्कुल अभी अभी बताया था। डिस्टेंस क्या है भाई, बताओ डिस्टेंस क्या है? सर डिस्टेंस एक टाइप की लेंथ है, बिल्कुल। और टाइम तो टाइम ही है। तो कहीं ना कहीं मैं ऐसे लिख सकता हूं कि लेंथ के लिए क्या यूज करते हैं, कैपिटल एल, और टाइम के लिए क्या यूज करते हैं, कैपिटल टी। अब मुझे एक बात बताओ, ये टी यहां चला जाएगा तो मैं कैसे लिख सकता हूं, कैपिटल एल और टी, लेकिन टी को मैंने नीचे से ऊपर भेजा है तो टी की पावर लग जाएगी -1। ये तो पता होगा ना। अगर भाई ये भी नहीं पता कि टी की पावर -1 ऊपर ले जाने पे पावर -1 हो जाती है, तो फिर तो बहुत ही दिक्कत है। तो अब पहले जाइए और बेसिक मैथ्स का लेक्चर कवर करके यहाँ पे आना। तो ये स्पीड का क्या लिख दिया मैंने, डायमेंशनल फॉर्मूला। कैसे आया, क्योंकि देखो डिस्टेंस क्या था, एक लेंथ थी, तो मैंने लिखा कैपिटल एल। और क्योंकि यहाँ पे कोई स्क्वायर नहीं हो रहा डिस्टेंस का, तो इसीलिए यहाँ भी लेंथ का कोई स्क्वायर स्कोर नहीं हो रहा है ना, लेंथ की पावर 1 ही है, ठीक है। लिखो आप ये भी, लेंथ की पावर 1 और टी की पावर -1। टी की पावर -1 का मतलब क्या है कि टाइम की भी पावर 1 है, लेकिन -1 क्यों लिखा, क्योंकि टाइम नीचे है, डिनोमिनेटर में है। आ गई बात समझ में? बताओ। तो ये जो मैंने लिखा है ना, ये क्या है, डायमेंशनल फॉर्मूला, किसका, स्पीड का। क्लियर? क्या होता है डायमेंशनल फॉर्मूला स्पीड का, L1 T -1। अब एक और चीज डाइजेस्ट करने की कोशिश करना भाई, जब भी आप डायमेंशनल फॉर्मूला लिखते हो ना, तो क्वांटिटीज कितनी थी टोटल, 7। टोटल कितनी क्वांटिटीज थी, 7। लेकिन आप जनरली जब आप इनको सॉल्व करोगे ना आगे, तो आप देखोगे कि सिर्फ 3 ही मोस्टली इस्तेमाल होती हैं। कौन कौन सी, M, L और T। बाकी किसी किसी के अंदर इस्तेमाल होंगी, और जैसे ल्यूमिनस इंटेंसिटी वो तो इस्तेमाल ही नहीं होगी, ठीक है। मोल जो है वो भी किसी कहीं कहीं पे आएगा यूज, हर क्वांटिटी के अंदर मोल का इस्तेमाल नहीं होगा। सिमिलरली करंट का भी इस्तेमाल हर जगह नहीं होगा, टेम्परेचर का भी इस्तेमाल हर जगह नहीं होगा। लेकिन M, L और T ये कुछ ऐसी क्वांटिटीज हैं जो मैक्सिमम फिजिकल क्वांटिटीज के अंदर आ ही जाती हैं, तो इसीलिए इनका इस्तेमाल हर जगह पे होगा। तो जब भी आप एक डायमेंशनल फॉर्मूला बताओगे ना,
चाहे उसके अंदर मास, लेंथ, टाइम हो या ना हो, लेकिन आपको उसको इंक्लूड करना पड़ेगा। ये सिर्फ रूल है, जब आप याद करोगे तो ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। लेकिन अगर ये रूल है तो जो स्पीड का डायमेंशनल फॉर्मूला हो जाएगा, क्योंकि ये सिर्फ एल और टी के अंदर आ रहा है, मास इसके अंदर गायब है, तो आपको मास को लाना पड़ेगा। कैसे लाओगे मास को? भाई एम की पावर 0 लिख दो। किसी की भी पावर 0 होती है, उसका मतलब वो 1 है। तो एम की पावर 0, एल की पावर 1, टी की पावर -1, और इसको बंद कर दो ब्रैकेट के अंदर। तो दिस इज द करेक्ट डायमेंशनल फॉर्मूला फॉर स्पीड। क्लियर हुआ? बताओ, एक एग्जांपल और ले लेते हैं फोर्स का, ठीक है। अब आपको शायद अच्छे तरीके से समझ में आ जाएगा कि मैं बता क्या रहा हूं, या फिर फोर्स रहने दो, एक्सेलरेशन का एग्जांपल लेते हैं, ठीक है। एक्सेलरेशन क्या होता है? एक्सेलरेशन डेल्टा वी बाय डेल्टा टी, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन में चेंज इन टाइम, ठीक। अभी अभी बताया था वेलोसिटी के बारे में। वेलोसिटी क्या होता है यार? डिस्प्लेसमेंट अपॉन में टाइम, सही है। जस्ट एक बात बताओ, डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? इट्स अ लेंथ। टाइम क्या होता है? कैपिटल टी होता है। तो डिस्प्लेसमेंट की जगह पे आप लिखोगे कैपिटल एल, और टाइम की जगह पे क्या लिखोगे? कैपिटल टी। अब इसको क्या लिख सकते हो? एल की पावर 1, टी की पावर -1। क्यों? बिकॉज ये टी ऊपर चला गया। तो ये क्या आया है? दिस इज द डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ वेलोसिटी, ठीक है। चेंज इन वेलोसिटी मतलब वेलोसिटी का डिफरेंस, ठीक है। v2 -v1 वो सब भूल जाओ, फिलहाल आप याद रखो वेलोसिटी। तो वेलोसिटी की भी स्पीड जैसी ही आई डायमेंशन। तो अब सबसे पहले क्या करोगे? v की जगह पे ये वाली डायमेंशन लिख दो। लेकिन एक सेकंड रुक जाओ, बहुत ज़्यादा स्वेटिंग हो रही है, ठीक है। डेल्टा v की जगह पे इसको लिख दो। लिखो क्या आएगा? एल टी -1 अपॉन में क्या है? अपॉन में है टी। तो टी की जगह पे क्या लिखोगे? कैपिटल टी लिख दोगे। अब मुझे एक बात बताओ, ये टी कहाँ चला जाएगा? सर ऊपर चला जाएगा, बिल्कुल। तो LT-2 समझ में आई? देखो ना, एक टी -1 में ऑलरेडी था, एक और टी -1 में चला गया। तो आपको पता है ना, नीचे जो पावर होती है वो यहाँ पे जाके सब्ट्रैक्ट हो जाती है। तो -1 -2, तो LT-2। तो ये क्या है? एक्सेलरेशन की डायमेंशनल फॉर्मूला, ठीक है। लेकिन आप इसको लिखोगे कैसे? m0 l1 t-2। ये एकदम करेक्ट वे है लिखने का। लेकिन आप याद कैसे करोगे? अगर आपको बोलूं मैं तो खाली याद करना LT-2। क्लियर? अच्छा, एक और चीज, इसको ऐसे नहीं बोलोगे कि एल टी का स्क्वायर, टी का माइनस स्क्वायर, नहीं, स्क्वायर स्क्वायर नहीं। यहाँ पे इस नंबर को, सॉरी, यहाँ पे इस नंबर को आप सिर्फ रीड ही करेंगे। आ रही है बात समझ में? ठीक है। तो यहां पे LT-2 क्लियर हो गया। तो जितनी भी ये क्वांटिटीज हैं, ऐसे तो मैं बहुत सारी लिखवा सकता हूं, और नेक्स्ट लेक्चर में हम यही करने वाले हैं यार, बहुत सारी फिजिकल क्वांटिटीज के डायमेंशनल फॉर्मूले को हम लिखेंगे। क्लियर? अब बात करते हैं सर डायमेंशंस क्या होता है। देखो, इन्हीं पावर्स को, जो ये पावर्स आ रही है ना, इन्हीं पावर्स को हम कह देते हैं डायमेंशंस। बस यही था डायमेंशंस। आ रही है बात समझ में? देखो, डायमेंशंस वो पावर्स होती हैं जो कि आपने किसको दी? फंडामेंटल क्वांटिटीज को दी, फंडामेंटल यूनिट्स को दी। एक बात बताओ, ये 1 1 -2 ये पावर आपने किसको दिया है? सर 1 पावर दिया आपने मास को, लेंथ को भी आपने 1 पावर दिया है, टाइम को आपने -2 की पावर दी है। तो ये जो पावर्स आप दे रहे हो, ये किसको दे रहे हो आप? ये दे रहे हो फंडामेंटल यूनिट्स को। और इनको देने से हुआ क्या? आपने एक्सप्रेस कर दिया किसी डिराइव्ड क्वांटिटी को। जैसे फोर्स को आपने कैसे डिराइव किया है? फोर्स में m की जो पावर होती है 1 होती है, l की पावर 1 होती है, t की पावर -2 होती है। सर बात आई कैसे? एक बार बताओ। तो आ जाओ यार, एक बार फोर्स और डिस्कस कर लेते हैं, फिर नेक्स्ट क्लास में हम बहुत सारी फिजिकल क्वांटिटीज को डिस्कस करेंगे, जो भी आपके पेपर में आज तक आई है, किसी भी पेपर में आई है, और जो एनसीईआरटी में गिवन है। फोर्स का फॉर्मूला सर मास इंटू एक्सेलरेशन। एक बात बताओ यार, मास को आप कैसे लिखोगे? सर कैपिटल M से लिख देंगे। और एक्सेलरेशन अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको निकाल के दिखाया था, क्या आई थी? L की पावर 1, T की पावर -2। तो ये हो गया किसका? फोर्स का डायमेंशनल फॉर्मूला, M की पावर 1, L की पावर 1, T की पावर -2। आ गई बात समझ में? ऑल डन है।
लेक्चर समझ में आया? अच्छा, एक चीज़ याद रखना, अगर आपसे कोई पूछे कि डायमेंशंस बताओ फोर्स की, तो क्या बताओगे? क्या आप ये बोलोगे m1 l1 t-2? सोच के बोलना। नो बेटा, अगर आपने ये बोला तो इट इज रॉन्ग। ये जो आपने बताया ना m1 l1 t-2, ये तो आपने उसका डायमेंशनल फॉर्मूला बता दिया। मैंने क्या पूछा था? डायमेंशंस। तो आप बोलोगे अगर आपको फोर्स की डायमेंशन बतानी है तो मास में 1, लेंथ में 1 और टाइम में -2, क्योंकि यहां पे आपको इन पावर्स की बात करनी है। तो मास में क्या पावर है? 1। तो मास की डायमेंशन होनी चाहिए 1, लेंथ की डायमेंशन होनी चाहिए 1, टाइम की डायमेंशन होनी चाहिए -2। तो डायमेंशंस की बात करोगे तो इन पावर्स को बताओगे, एंड अगर आपसे डायमेंशनल फॉर्मूला पूछ लिया तो फिर ये पूरा बताओगे, एंड ब्रैकेट्स में इसको क्लोज करना मत भूलना। डन? तो यार यही था, जो भी था आज का लेक्चर हमारा कंप्लीट हो गया, जिसके अंदर हमने पढ़ा डायमेंशंस, डायमेंशनल फॉर्मूला, फिजिकल क्वांटिटीज एंड उसके टाइप्स। तो यार नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं, जिसके अंदर हम जितनी भी फिजिकल क्वांटिटीज हैं उनकी डायमेंशनल फॉर्मूले को लिखेंगे। तब तक के लिए पढ़ते रहिए एंड ऑल द बेस्ट।